नमस्कार मित्रों। तो हम लोग क्लास जो चला रहे हैं राजनीति विज्ञान की, उसमें राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो जो सिद्धांत हैं उसकी चर्चा इसमें कर रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज इस क्लास में हम लोग सामाजिक समझौता सिद्धांत की चर्चा करेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत के पहले हम लोगों ने जो चर्चा की है, आपका दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हुआ, शक्ति का सिद्धांत हुआ, पितृसत्तात्मक सिद्धांत हुआ और मातृसत्तात्मक सिद्धांत जो है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली है। इस क्लास में हम देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें कौन कौन से विचारक हैं, उसकी मान्यताएं क्या हैं, उसकी चर्चा शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत को हम इसे संविदा सिद्धांत भी कहते हैं, इसे अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक, प्रश्न पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी संबंधित है तो आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत इसी से संबंधित है। तो इसमें जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक में आपके हाब्स हैं, लॉक हैं, रूसो। हाब्स, लॉक, रूसो, तीन जो महत्वपूर्ण विचारक हैं ये हैं। इन्होंने दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना की। उसकी आलोचना करके इन्होंने हाब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत या संविदा सिद्धांत या अनुबंधन सिद्धांत या कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो अगर हम बात करें तो सामाजिक समझौता सिद्धांत का अगर देखें तो सबसे प्राचीन प्रतिपादक की बात करें तो जो सोफिस्ट विचारक थे, सोफिस्ट विचारक, उन्हें माना गया। सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो सबसे प्राचीन विचारक की बात करें तो सोफिस्ट विचारक। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो कौटिल्य है। कौटिल्य सामाजिक समझौता सिद्धांत की सबसे पहले भारत में चर्चा की। तो अगर आधुनिक समय की बात करें तो हाब्स, लॉक और रूसो के बाद एक विचारक है रॉल्स। इन्होंने नए ढंग से सामाजिक समझौता सिद्धांत को व्याख्यायित किया, प्रतिपादित किया। उसके बाद आगे हम बात करते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसकी चर्चा में देखते हैं क्या है। पहला बिंदु क्या है, ध्यान दीजिए। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है राज्य क्या है? मानवकृत संस्था है। राज्य कैसी संस्था है? मानवकृत संस्था है। मानवकृत का अर्थ क्या हुआ? जो राज्य है मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। राज्य क्या है? मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। अर्थात मनुष्यों ने समझौता करके क्या किया? मानव ने समझौता करके राज्य का निर्माण किया। मनुष्य ने राज्य का निर्माण कैसे किया? आपस में समझौता करके मनुष्यों ने राज्य का निर्माण किया। उसके बाद देख लेते हैं राज्य क्या है। राज्य कृत्रिम संस्था है। राज्य क्या है? एक कृत्रिम संस्था है। कृत्रिम, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया, वो कृत्रिम संस्था है। यह संस्था लोगों की सहमति पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? लोगों की सहमति पे आधारित थी। अर्थात लोगों ने आपस में समझौता किया, एक सलाह बना कि हम राज्य का निर्माण करते हैं। तो राज्य क्या है? लोगों की सहमति पर आधारित है। यह एक कृत्रिम संस्था है। अगला बिंदु देख लेते हैं। जब राज्य जन सहमति पर आधारित हो गया तो प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रजातंत्र का मार्ग कैसे प्रशस्त हुआ? क्योंकि प्रजातंत्र ऐसा शासन व्यवस्था है
जहाँ पे सभी मनुष्यों की भागीदारी आवश्यक होती है, सभी मनुष्यों की जो भागीदारी होती है आवश्यक होती है, तो वही है कि राज्य के निर्माण में जब सभी व्यक्तियों की सहमति बन गई तो वह राज्य के निर्माण में सहायक हो गया और वहीं से प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त हो गया। आगे देखते हैं अगला जो बिंदु है, इसमें क्या है। अगर हम बात करें इन्हीं तीन विचारकों ने, हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीन विचारकों ने तीन बिंदुओं के माध्यम से इस राज्य के का जो समझौतावादी सिद्धांत है इसे व्याख्यायित करने का प्रयास किया। जो व्याख्यायित किए हैं अगर उसकी हम चर्चा करें तो उसमें क्या है। पहला बिंदु इन्होंने क्या रखा, पहला बिंदु इन्होंने रखा कि मानव का स्वभाव कैसा था, मानव का स्वभाव कैसा था। उसके बाद जो दूसरा पक्ष इन्होंने रखा वह रखा कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, प्राकृतिक अवस्था की इन्होंने बात की है। उसके बाद प्राकृतिक अवस्था के बाद मनुष्यों ने समझौता करके राज्य का निर्माण किया। क्या किया, समझौता करके राज्य का निर्माण किया। फिर देख लेते हैं पहला क्या है, तीन बिंदु में पहला क्या है, मानव स्वभाव है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक अवस्था है। तीसरा क्या है, समझौता या राज्य का निर्माण। अब देख लेते हैं इसमें इन तीनों विचारकों की बात करें तो पहले इन्होंने मानव स्वभाव के बारे में बताया। इन तीनों विचारकों ने सबसे पहले जो मानव का स्वभाव था उसकी चर्चा की। उसकी चर्चा करने के बाद इन्होंने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया। हॉब्स, लॉक, रूसो ने मानव स्वभाव का उल्लेख कर दिया तो उसके बाद प्राकृतिक अवस्था का इन्होंने वर्णन किया। उसके बाद इन्होंने कहा जिस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य राज्य के निर्माण से पहले रह रहा था, इन्होंने कहा जिस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य राज्य के निर्माण के पहले रह रहा था वह प्राकृतिक अवस्था में तमाम प्रकार की समस्याएं थी। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया। ठीक, इन्हीं जो प्राकृतिक अवस्था में जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया। समझौता करके सहमति पर आधारित करके राज्य का निर्माण किया। अगर हम इस पर चर्चा करें तो पहले हम बात कर लेते हैं हॉब्स की। किनकी बात करते हैं, हॉब्स की। हॉब्स ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक थी, लेवियाथन। ध्यान दीजिए कौन सी पुस्तक इनकी, लेवियाथन। परीक्षा में पूछा जाता है हॉब्स की पुस्तक का क्या नाम है, आपका आंसर होगा लेवियाथन। इसी लेवियाथन में हॉब्स ने मनुष्य को क्या बताया, स्वार्थी और झगड़ालू। ध्यान दीजिए हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में मनुष्य के स्वभाव को जो व्याख्या की उसमें कहा कि मनुष्य का जो स्वभाव है वह स्वार्थी और झगड़ालू है। हॉब्स ने कहा कि जो मनुष्य का स्वभाव है वह झगड़ालू है और स्वार्थी है। उसके बाद अगला बिंदु देख लेते हैं, राज्य का निर्माण होने से पहले मानव जिस प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था वह झगड़े की अवस्था थी, वह झगड़े की अवस्था रही होगी। इन्हीं झगड़े की अवस्था के कारण लोगों में आत्मरक्षा की भावना पैदा हुई होगी। कैसी भावना, आत्मरक्षा की भावना पैदा हुई होगी, अर्थात मनुष्यों में एक भय रहा होगा कि हमारी जान को
खतरा है, उन्हीं खतरे को देखकर, आत्मरक्षा को देख करके मनुष्यों ने या लोगों ने समझौता करके राज्य का निर्माण किया। समझौता करके राज्य का निर्माण किया। लोगों ने समझौता करके जब राज्य का निर्माण किया तो निरंकुश राजतंत्र की अवस्था इसमें आएगी। निरंकुश राजतंत्र के हाब्स ने कहा जो प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें मनुष्य रह रहा था वह झगड़े की अवस्था थी। झगड़े की अवस्था इसलिए रही होगी क्योंकि जो मानव का स्वभाव था वह झगड़ालू था और स्वार्थी था। स्वार्थ में ही जब आदमी झगड़ालू रहेगा तो झगड़ा करेगा, तो जब झगड़ा एक दूसरे से लोग करेंगे तो वहां पे आत्मरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा। उसी भय को देखते हुए मनुष्य ने जो समझौता किया, एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की। अर्थात एक राजा को इन्होंने स्थापित किया। राजा इसलिए निरंकुश स्थापित किया क्योंकि जो झगड़े की अवस्था थी उसको एक निरंकुश सत्ता के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता था उसे। अगर निरंकुश सत्ता स्थापित नहीं होगी, जो झगड़ा करने वाले लोग हैं वो अनुशासन में नहीं आएंगे और फिर सुरक्षा की भावना भी नहीं होगी। अर्थात जब मनुष्य आत्मरक्षा के लिए निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर लेते हैं, उससे क्या होगा? समाज में जो प्राकृतिक अवस्था थी वहां पे अनुशासन और सुरक्षा की स्थापना हो जाएगी। वहां पे अनुशासन और सुरक्षा की स्थापना हो जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लॉक की। ये तो बात रही हॉब्स की। हॉब्स ने क्या बताया? मनुष्य स्वार्थी और झगड़ालू था। जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य हमेशा झगड़ा करता रहता था। जब झगड़ा करेगा तो जो आत्मरक्षा की भावना है वहाँ डर पैदा होगा कि हम अपने आप को बचाएं कैसे। जब बचाने की बात आई, लोगों ने आपस में समझौता करके एक निरंकुश राजा को स्थापित किया। वह निरंकुश राजा क्या करेगा? निरंकुश तरीके से जो व्यक्ति है उस पर अपना शासन चलाएगा। जब शासन चलाएगा तो उससे क्या होगा? अनुशासन आएगा और सुरक्षा की भावना स्थापित होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं लॉक की बात करें। लॉक ने एक किताब लिखी कि सिविल गवर्नमेंट। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? लॉक की सिविल गवर्नमेंट। सिविल गवर्नमेंट में लॉक ने कहा कि मनुष्य स्वार्थी झगड़ालू नहीं है। लॉक ने कहा मनुष्य का जो स्वभाव है वह स्वार्थी और झगड़ालू नहीं है, बल्कि जो मनुष्य है उसका जो स्वभाव है वह सहयोगी और परोपकारी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लॉक ने कहा जो मनुष्य का स्वभाव है वह सहयोगी और परोपकारी है। ठीक। उसके बाद लॉक ने कहा कि मनुष्य जिस प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था वह सहयोग और शांत की अवस्था रही होगी। भाई, जब आदमी सहयोगी होगा, एक दूसरे के सहयोग करेगा, परोपकारी होगा, तो वहां पे शांति रहेगी और सहयोग की भावना होगी। ठीक। मनुष्य के जो स्वभाव है, लॉक ने कहा मनुष्य का जो स्वभाव है वह सहयोगी और परोपकारी है। और जो जिस अवस्था में प्राकृतिक अवस्था में रह रहा है मनुष्य, वह कौन सी अवस्था होगी? वहां पे सहयोग होगा, वहां पे शांति स्थापित होगी। लेकिन लॉक ने कहा लेकिन मनुष्यों के पास कुछ अधिकार थे। लॉक ने कहा इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास तीन महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक अधिकार है, उनमें पहला कौन है? उसमें पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा क्या है? संपत्ति का अधिकार। लॉक ने कहा मनुष्यों के पास जीवन का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। यह जो तीनों अधिकार हैं, यह मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में जन्मजात ही प्राप्त हुए हैं। अगर तीनों अवस्था की बात करें, तीनों अधिकारों की बात करें जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को जन्मजात मिले हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति में, तीनों में बात करें, जो संपत्ति का अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इन तीनों में जो संपत्ति का अधिकार है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब बात करें, लॉक ने कहा इन्हीं अधिकारों के बिना, जो ये अधिकार हैं, इन अधिकारों के बिना मनुष्य के जो जीवन है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लॉक ने कहा जो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है, इसके बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक, मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु देख लेते हैं। प्राकृतिक अवस्था शांति और सहयोग की अवस्था थी। ठीक, जो प्राकृतिक अवस्था थी यह शांति और सहयोग की अवस्था तो थी, लेकिन इस अवस्था में कोई सार्वभौमिक कानून नहीं थे। भाई शांति और सहयोग की अवस्था तो थी, लेकिन इस अवस्था में कोई सार्वभौमिक कानून न होने के कारण ये जो तीनों प्राकृतिक अधिकार हैं इसकी रक्षा नहीं हो पा रही थी। लॉक ने कहा जो प्राकृतिक अवस्था है वह शांति और सहयोग की अवस्था है। जब शांति और सहयोग की अवस्था थी, लेकिन उसमें कमी क्या थी? उसमें कमी यह थी कि इस अवस्था में कोई सार्वभौमिक कानून नहीं था। जब कोई सार्वभौमिक कानून नहीं होगा तो जो मनुष्य के जन्मजात तीन अधिकार मिले हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, इन तीनों की रक्षा नहीं हो पा रही थी। इन तीनों की सुरक्षा नहीं हो पा रही थी। इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु, इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए मनुष्यों ने समझौता किया। इन्हीं तीनों प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए मनुष्यों ने आपस में समझौता किया। समझौता करके क्या किया? राज्य का निर्माण किया। मनुष्यों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया। राज्य का निर्माण का मनुष्य जो किया उसका कार्य क्या था? भाई राज्य का निर्माण तो उन्होंने कर लिया, तो राज्य का कार्य क्या होगा? राज्य का कार्य होगा कि जो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जो मनुष्य को जन्मजात मिले हैं, उन्हीं अधिकारों की रक्षा राज्य करेगा। ठीक, जब मनुष्य समझौता करके राज्य का निर्माण कर लेता है तो वही राज्य का जो कार्य होगा क्या करेगा? जो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं उन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा राज्य करेगा। अगला बिंदु क्या है? यहाँ पे देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लॉक ने कहा यदि राज्य असफल हो जाता है, जिस राज्य का निर्माण मनुष्य ने समझौता करके किया है, अगर राज्य मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असफल हो जाता है, अगर राज्य मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असफल हो जाता है, तो मनुष्य को यह अधिकार लॉक ने दिया कि वह राज्य का क्या करेगा? विरोध कर सकता है। लॉक ने कहा अगर जिस राज्य का हम निर्माण किए हैं वह हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो मनुष्य को उन्होंने अधिकार दे दिया भैया आप इस राज्य का विरोध कर सकते हैं। जब राज्य का विरोध करके आप उन्हें क्या करेंगे? सरकार को हटा देंगे। सरकार को हटाने का अधिकार दे दिया। भाई विरोध करते हटा देंगे, भैया आप हमारे अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शासन सत्ता छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए लॉक ने मनुष्य को जब विरोध का अधिकार दे दिया, लॉक ने जब व्यक्ति को विरोध का अधिकार दे दिया, वो क्या हो गए? इन्हें प्रजातंत्र का
पिता कहा जाने लगा। लॉक को प्रजातंत्र का पिता कहा जाने लगा। उसके बाद